देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। दोस्तों नमस्कार। 90.8 अलवर की आवाज पर मैं आपकी मेजबान अल्पना बिश्नोई लेकर के हाजिर हूँ अब गणित हुआ आसान का एक और अंक। और आज के इस अंक में हमारे साथ हैं IET कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, जो गणित को आसान करते हुए हमें बताएंगी आव्यूह यानी मैट्रिक्स के विषय पर। आव्यूह के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आव्यूह पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। मैं अर्चना शर्मा IET कॉलेज से आप सभी का गणित हुआ आसान के इस अंक में स्वागत करती हूँ। अब गणित हुआ आसान एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे आप लोगों को गणित को समझने में आसानी हो। तो चलिए पहले एक बार आप सभी का परिचय ले लेते हैं। आप बताएं आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह। मेरा नाम जूली सोनकार है। ओके ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम आव्यूह पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंकों में भी हमने आव्यूह के बारे में जाना, आव्यूह पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में जाना कि किस किस प्रकार की संक्रियाएं हम आव्यूह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक कोई कठिनाई हुई? नहीं मैम। चलिए बच्चों, तो आगे की ओर अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। एक टिप्पणी मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी। दो अवयव A तथा B, यदि इनका गुणन आव्यूह AB परिभाषित है। परिभाषित का मतलब होता है, मतलब अगर आव्यूह A में B का गुणा करे तो आपके पास आव्यूह बन जाए। मतलब एक तो होता है कि संभव ही ना हो गुणा, और अगर संभव है तो हम उसको क्या कहते हैं? परिभाषित है। समझ में आ गया? डिफाइन है मतलब। ठीक है, रिजल्ट उनका डिफाइन है। ठीक है, तो यह आवश्यक नहीं है कि BA भी परिभाषित हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर हम आव्यूह A का गुणा आव्यूह B से कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम आव्यूह B का गुणा A से कर पाए, और करने पर वो परिभाषित मतलब वो डिफाइन भी हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो ही ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी आप लोगों ने बता दिया मुझे। ठीक है, यदि AB परिभाषित है तो आवश्यक नहीं है कि BA भी परिभाषित हो। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं AB तथा BA दोनों ही परिभाषित होने के लिए A के स्तंभों की संख्या तथा B के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, जबकि BA के लिए क्या होना चाहिए? A के पंक्तियों की संख्या तथा B के स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, अतः विशेष रूप से यदि A तथा B दोनों ही समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। वर्ग आव्यूह जानते हैं ना आप लोग, जिनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो AB तथा BA दोनों परिभाषित होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना इजीली। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी तक आपने आव्यूह गुणनफल में बहुत कुछ सीख लिया है। चलिए, तो बताइए क्या दो शून्येतर का मतलब है नॉन जीरो मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव कैसे हो? जीरो हो। हम उसको क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं उसको। ठीक है ना, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि अगर आप दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का गुणनफल करते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस नॉन जीरो ही रिजल्ट दें, जीरो रिजल्ट भी दे सकती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है,
जबकि आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं तो वास्तविक संख्याओं में हम हमेशा क्या बोलते हैं कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो जरूरी होता है उन दोनों में से किसी एक संख्या का कैसा होना, 0 होना। ऐसा ही कहते हैं ना वास्तविक संख्याओं के केस में, रियल नंबर्स के केस में। अगर मैं कोई दो रियल नंबर मान लूं, स्मॉल a और स्मॉल b, अगर मैं कहती हूँ a गुणा b बराबर 0 है, तो क्या a या b में से किसी एक को 0 होना होगा या नहीं? होना होगा। लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो रूल है वो अवयवों के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस, यानी कि वो मैट्रिसेस कैसी हैं, नॉन जीरो है, ठीक है, उनको हिंदी में कहते हैं शून्येतर, ठीक है, का गुणनफल भी एक शून्य अवयव हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो एग्जाम्पल आप लोग लिख लें। देखिए, मैं आपको मैट्रिसेस दे रही हूँ जो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, कोटि उसकी 2x2 ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको अवयव लिखना है, ठीक है। अगर 2x2 है अगर मैट्रिसेस की कोटि, तो क्या करते हैं हम लोग, 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ है, ठीक है। तो सबसे पहले पहली पंक्ति लिखें 0 और 1, फिर दूसरी है 0 और 2, यानी पहली पंक्ति के जो अवयव है वो क्या क्या है, 0 और 1, और दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो क्या है, 0 और 2, ठीक है। दूसरा अवयव लिखें, पहली पंक्ति के अवयव जो है वो लिखें 3 व 5, ठीक है। पहली पंक्ति के क्या क्या अवयव है, 3 और 5, क्योंकि जो दूसरी आप अवयव लिखने जा रहे हैं वो अवयव भी कैसा है, 2x2 का ही है, ठीक है। तो जो दूसरा अवयव है उसकी पहली पंक्ति के अवयव क्या है, 3 और 5। अब दूसरी पंक्ति के अवयव लिखें 0 0, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं दो अवयवों का गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको कोटि देखनी चाहिए। देखें जरा कि गुणनफल संभव है या नहीं। पहले ये बताएं कि कोटि के अनुसार गुणनफल संभव है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे गुणनफल देखने के लिए, पहली जो अवयव है उसकी पहली पंक्ति क्या है, 0 और 1, दूसरी अवयव की जो पहली स्तंभ है वो क्या है, 3 और 0। तो गुणा करें पहली पंक्ति के अवयवों का किससे, पहले स्तंभ से। मतलब कहने का अर्थ यह है, मैं फिर से बता देती हूँ कि जो अभी अभी हमने अवयव लिखे हैं वो अवयव क्या क्या है, आप सारे एलिमेंट्स याद कर लेंगे जो गुणनफल आने वाला होगा। तो बताएं जल्दी जल्दी गुणनफल क्या आया है। मैम मेरा तो सारा 0 आ रहा है मैम। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने जो नया अवयव बनाया है गुणनफल से वो सभी अवयव कैसे हैं, 0 0 है। आप मुझे ये बताएं कि जो नया अवयव बनाया है आपने उसकी कोटि क्या है। मैम 2x2 है, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो इसी प्रकार आपने देखा कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की और मिला क्या आपको, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़े। अब बच्चों मैं आप लोगों को कुछ विशेष प्रकार के अवयव से अवगत कराना चाहूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी अवयव का परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है। परिवर्त का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करना। तो अब हम लोग सीखेंगे अवयव का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक बार बता देती हूँ कि किसी अवयव का परिवर्त किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास अवयव A है उसकी कोटि m क्रॉस n है, अर्थात अवयव A में पंक्तियां कितनी है, m, और आपके पास स्तंभ कितने हैं, n, ठीक है। तो अवयव A की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय यानी इंटरचेंज, रो का कॉलम्स में, कॉलम्स का रोज में, जो इंटरचेंज करने से प्राप्त होता है अवयव, उसको हम कहते हैं परिवर्त, ठीक है। अवयव का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 2x2 मैट्रिक्स का, यानी कोई ऐसा मैंने एक
स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है जिसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए है, पहली पंक्ति है 3 व 5। ठीक है, दूसरी पंक्ति है 0 व 1। अब यदि मुझे इस मैट्रिक्स का परिवर्त बताना है तो आप मुझे सबसे पहले मैं पूछूंगी आपसे कि यदि मुझे पहली पंक्ति को स्तंभ की तरह लिखना हो तो पहली स्तंभ में अवयव क्या क्या होंगे बताएं। तो अब आपको परिवर्त में इसको कैसे लिखना होगा, स्तंभ के रूप में। तो स्तंभ, दूसरा स्तंभ क्या होगा, 0 व 1। आप अच्छे से जानते हैं जब भी हम स्तंभ लिखते हैं वह ऊपर से नीचे की ओर होता है, और जब हम पंक्ति लिखते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, बाएं से दाएं की ओर। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है। किसी भी 2 अगर अवयवों का योगफल आप ज्ञात कर रहे हैं, उनका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बताएं। देखिए, अगर हम किन्हीं 2 अवयवों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, उस योग का ट्रांसपोज, उस योग वाली जो आपके पास अवयव आएगी उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर। किसके बराबर होगा, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, और इन सभी गुणधर्मों की अगर आप प्रूफ ज्ञात करना चाहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के साथ आप इन्हें प्रूफ भी कर सकते हैं, मतलब इनका सत्यापन कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, तो अब अगली संक्रिया पर विचार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन में आप सीखेंगे एक अवयव का एक अदिश से गुणन। अदिश का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक, स्केलर नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक जी मैम। चलिए, मान लीजिए मोहन द्वारा पढ़ी गई किताबों को 2 गुना कर दिया जाए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोहन ने कुल कितनी किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। चलिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मोहन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की अब तक ऑनलाइन कितनी किताबें पढ़ी, और रेफरेंस बुक जो उसने लाइब्रेरी से इश्यू कराई है कितनी पढ़ी। कितनी तरह की किताबें वो पढ़ना पसंद करता है, या तो ऑनलाइन पढ़ता है या फिर लाइब्रेरी से रेफरेंस बुक लेकर आता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, तो मैंने आपको अवयव खुद से बनाकर दिया है। अवयव हम खुद दे रहे हैं आपको बनाया हुआ, जो सूचना एकत्रित की है हमने मोहन द्वारा, वो हम आपको अवयव रूप में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने सूचना एकत्रित करके जो अवयव बनाया है, उस अवयव की कोटि 3x2 है। इसका मतलब दिशा उसमें कितनी पंक्तियां होंगी, 2 बेटा, 3 पंक्तियां होंगी, क्योंकि हम कह रहे हैं 3x2। कितने स्तंभ होंगे अमित? 2। बिल्कुल सही। तो हम सबसे पहले जो किताबें हैं, जब पंक्तियां हम कितनी कह रहे हैं उसमें 3, तो इसका मतलब सब्जेक्ट पंक्तियों में आएंगे या स्तंभों में आएंगे? पंक्तियों में आएंगे। पंक्तियों में आएंगे। तो सबसे पहली पंक्ति होगी फिजिक्स की, फिर दूसरी पंक्ति होगी केमिस्ट्री की, और तीसरी पंक्ति होगी मैथमेटिक्स की। क्लियर है? यस मैम। पहला स्तंभ होगा ऑनलाइन, दूसरा स्तंभ होगा रेफरेंस बुक बाय लाइब्रेरी। क्लियर है? पहले वाला ऑनलाइन बुक्स, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा है, रेफरेंस बुक्स लाइब्रेरी। क्लियर है? पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको वो एलिमेंट्स यानी टोटल बुक्स की काउंटिंग बताने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप पंक्ति से लिखना शुरू करें, मतलब रो वाइज मैं आपको एलिमेंट्स बताने जा रही हूँ। पहली पंक्ति का पहला अवयव 9 है, दूसरा अवयव 6 है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 6 है और दूसरा अवयव 5 है, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 13 है और दूसरा अवयव 10 है। ठीक है? जी मैम। चलिए, तो अब मैंने आपको ये रो वाइज बता दिया है।
अब आप मुझे इसे कॉलम वाइज एक बार बताइए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने सही संख्याएं लिखी हैं या नहीं। आप बताइए तान्या कि ऑनलाइन बुक्स कितनी कितनी संख्याओं में है? जी मैम। पहला स्तंभ बताएं। हाँ जी मैम, पहला स्तंभ ऑनलाइन 9, 6 और 13। बिल्कुल सही। दूसरा स्तंभ दिशा बताएं। मैम 6, 5 और 10। अच्छा दिशा, मुझे ये बताओ कि जो 10 है, जो अवयव जिसका मान 10 है, वो किसको शो कर रहा है? मतलब कौन सी बुक्स, कौन सा सब्जेक्ट बता रहा है? मैथ्स। ऑनलाइन बुक्स या फिर लाइब्रेरी बुक्स? लाइब्रेरी। ओके, वेरी गुड। चलिए अब रिया, मुझे आप बताइए कि जो आपके पास यहाँ पर 5 है, नंबर ऑफ बुक्स 5 जो लिखा हुआ है, वो कौन से सब्जेक्ट की बुक है और क्या वो लाइब्रेरी से ली गई बुक है या ऑनलाइन बुक है? मैम वो केमिस्ट्री की बुक्स है और वो रेफरेंस बुक बाय लाइब्रेरियन। वेरी गुड। चलिए अब आप मुझे बताएं कमर। जी मैम। जो 13 बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स जहाँ पर 13 है, किताबों की संख्या जहाँ पर 13 है, वो किस सब्जेक्ट की बुक है और लाइब्रेरी बुक्स है वो या फिर ऑनलाइन बुक्स है? मैम वो मैथ्स की बुक्स हैं और जो ऑनलाइन पढ़ी गई है। बिल्कुल सही, यानी उसने ऑनलाइन स्टडी की है। जी मैम। वेरी गुड। इसका मतलब अब मैं ये समझ सकती हूँ कि आपने सभी संख्याओं को अच्छे से लिखा है। ठीक है जी मैम। चलिए, कोटि आपको पता ही है अवयव की? जी मैम। 3x2। बिल्कुल सही। अब यदि मोहन द्वारा पढ़ी गई किताबों की संख्याओं को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर दुगना कर दिया जाए तो 2 गुना, इसका मतलब क्या होगा? हर पंक्ति को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी अवयव हैं उन सबको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, यही मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ कि जब भी किसी अदिश राशि से आप गुणा करेंगे, किसको? अवयव को। ठीक है, किसी अवयव में अगर अदिश का गुणा किया जाएगा तो अवयव के हर अवयव में उस अदिश का गुणा होगा। ठीक है, यानी अवयव का हर नंबर उतने ही गुणन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं 2 गुना, यानी अब 2 की मल्टीप्लिकेशन आपको अवयव के हर एलिमेंट के साथ करनी होगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? अदिश गुणन। ठीक है, किसके लिए? अवयव के लिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब भी आप किसी एक नंबर का गुणा अगर अवयव में कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि अवयव के हर एलिमेंट में उस नंबर का गुणा होना आवश्यक है। ठीक है, आगे समझ में आपको? जी मैम। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि दुगनी करने पर नया अवयव किस प्रकार दिखेगा? बताएं। हाँ बताएं अमित, आप बताएं। मैम अमित आप मुझे पंक्ति वाइज, मतलब रो वाइज बताइएगा। मैम 18 और 12। पहली पंक्ति के अवयव 18 और 12। दूसरी पंक्ति के अवयव? मैम 12 और 10। और तीसरी पंक्ति के अवयव? मैम 26 और 20। बिल्कुल सही। ठीक है, आ गया समझ में आपको? जी मैम। ठीक है, अगर स्तंभ अनुसार मैं जानना चाहूँ तो पहले स्तंभ का जो रिजल्ट आया है वो क्या है दिशा? मैम 18, 12 और 26। दूसरे स्तंभ का रिया? 12, 10 और 20। तो तान्या आप मुझे बताइए कि अवयव में अदिश का गुणन करने के बाद कोटि पर कोई फर्क पड़ा है? नहीं मैम। कोटि वही है? जी मैम। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम हम जितने अवयव हैं उसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अवयवों की संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, अवयवों की संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, बस अवयवों के मान बदल जाएंगे, है ना? ऐसा ही हो रहा है ना? जी मैम। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये जो नया अवयव है, ये पहले अवयव के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम अदिश राशि का गुणन अवयव से किया जा सकता है? जी मैम। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? आप मुझे बताएं एक बार अमित, क्या समझा आपने? क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ बताएं। मैंने समझा कि मैम जब किसी संख्या को स्केलर, कोई भी स्केलर नंबर से अवयव को गुणा करेंगे। हाँ बताएं। तो वो नंबर उतने गुना से बढ़ जाता है, मतलब अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में उसका गुणा हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप सभी लोग सहमत हैं? जी मैम। चलिए,
अब मैं आप लोगों को हिंट करूंगी, उदाहरण आपको खुद से बनाना है और मुझे उसका उत्तर देना है, ठीक है? चलिए रिया, आप सबसे पहले 3x3 कोटि की एक तत्समक आव्यूह बनाएं। इसका अर्थ यह है 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है रिया, एक 3x3 ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो 3x3 कोटि का आपको एक तत्समक आव्यूह बनाना है। आपको पता है 3x3 का तत्समक आव्यूह कैसा होता है? जी मैम। बताएं जरा, किस आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह कहते हैं, बताएं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल में 1 होता है और उसके अलावा जितने भी अव्यय होते हैं वो 0 होते हैं। अच्छा, तो रिया कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी आव्यूह के विकर्णों के जो मान है, विकर्ण पर जो संख्याएं आ रही हैं, वहाँ पर हर अवयव कैसा हो, 1 हो, मतलब संख्यात्मक मान कैसा हो उसका 1 हो, और बाकी सारे अवयव कैसे हो, 0। बिल्कुल सही। तो रिया आप मुझे एक बार बताएंगे, थोड़ा बोलकर पंक्ति वाइज बता दें जरा कि अवयव कैसे दिख रहे हैं, मतलब इसके तत्समक आव्यूह के बताएं। पहली पंक्ति का अव्यय है 1 0 0, दूसरी पंक्ति के अव्यय है 0 1 0 और तीसरी पंक्ति के अव्यय है 0 0 1। बिल्कुल सही। और इसकी कोटि है 3x3, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं उनकी संख्या जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। बिल्कुल सही, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है यहाँ पर, ठीक है? अब इस 3x3 की जो मैट्रिक्स मैंने अभी आपको दी है, अगर इस मैट्रिक्स में 3 का गुणा करना हो, संभव है? जी मैम। कर सकते हैं गुणा? जी मैम। क्या आएगा रिजल्ट, बताएं। पहली पंक्ति में पहले मुझे आप ये बताएं कि गुणा करने पर मतलब कैसे गुणा करेंगे, अभी सीखा ना आपने? हम हर एलिमेंट में, हर पंक्ति में 3 से गुना करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अवयव अभी आपने लिखा है उसमें आप हर अवयव को 3 से गुणा करेंगे, और जो नया अवयव बनेगा वो अवयव कैसा होगा, 3 इंटू मतलब 3 का ही अवयव होगा, और वो अवयव कैसा होगा, एक नया अवयव बन जाएगा वो, ठीक है? जो हमें कब प्राप्त हो रहा है, 3 का गुणा करने के बाद। चलिए बताएं क्या आएगा रिजल्ट में। पहली पंक्ति में आएगा 3 0 0, दूसरी पंक्ति में आएगा 0 3 0 और तीसरी पंक्ति में आएगा 0 0 3। अच्छा कमर, क्या रिया ने सही आंसर दिया है? जी मैम। चलिए, अच्छा कमर एक बात बताइए, अगर हम 3 की जगह 1/3 लें, 1/3 लें, तो क्या हम गुणा कर सकते हैं, संभव है? जी मैम। क्योंकि 1/3 भी अदिश ही है। जी मैम। ठीक है, तो बताइए कमर रिजल्ट कैसा हो जाएगा? मैम पहले स्तंभ में 1/3 0 0, दूसरे स्तंभ में 0 1/3 0 और तीसरे स्तंभ में 0 0 और 1/3 हो। ठीक है, बिल्कुल सही। जिस प्रकार अभी कमर ने बताया कि स्तंभों के अनुसार आपने बताया कमर, ठीक है? जी मैम। वैसे ही जब हमारे पास कोटि ऐसी हो जहाँ पर हमारे पास पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, तो वहाँ पर आप कैसे बता सकते हैं, जैसे आपने अभी स्तंभों के अनुसार बताया था। जी मैम। ठीक है, और इस केस में स्पेशली किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक मैट्रिक्स के केस में आप ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप रो वाइज बताएंगे तो भी वही एलिमेंट्स आएंगे और कॉलम वाइज बताएंगे तो भी वही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, समान रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब और कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? आप बताएं अदिश गुणन के लिए कोई एग्जाम्पल। अमित मैम, जैसे कि मैं कोई मैट्रिक्स बना लेता हूँ पहले। कौन? मैट्रिक्स बताइए। ऑर्डर का। अच्छा ठीक है, बताएं। और उसमें एलिमेंट ले लेता हूँ मैम, पहला रो में 2 3, दूसरे रो में ले लेता हूँ 4 और 5। इसका मतलब जो आपने अभी अवयव बनाया है उसकी पहली पंक्ति के अवयव क्या क्या हैं? 2 और 3। और दूसरी पंक्ति के अवयव 4 और 5। बिल्कुल सही। और इसमें मैम 3 से मैम इसमें गुना कर देता हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप इसे 0.3 से गुणा करें। ठीक है मैम, मैं 0.3 से गुना कर क्या संभव है? जी मैम, बिल्कुल संभव है। बताएं जरा कि आने वाला रिजल्ट कैसा होगा। मैम पहला का रिजल्ट मतलब कि जो हमारी जो बन के आएगी मैट्रिक्स, उसका पहला वाले का रिजल्ट होगा 0.6। बिल्कुल सही। दूसरे का रिजल्ट होगा 0.9। हम्म। तीसरे का रिजल्ट होगा 1.2। हाँ, बोलते और रहिए। चौथे का रिजल्ट होगा
1.5 1.5 अच्छा 1.5। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति के अवयव में 2 और 3, तो 2 में गुणा किया 0.3 का, 3 में भी गुणा किया 0.3 का। इसी प्रकार आपने दूसरी पंक्ति के पहले अवयव 4 में गुणा किया 0.3 का और दूसरे अवयव में गुणा किया, यानी अवयव क्या है 5, 0.3 का। तो अतः जो हमको रिजल्ट मिला है यहाँ पर, जो उत्तर हमको मिल रहा है यहाँ पर, वो कैसा है, गुणन विधि से हमने गुणा कर लिया सारे संख्याओं को। तो जो हमारे पास जो नया अवयव आया है उसकी कोटि वही रहेगी, बताएं दिशा? जी मैम। वही रहेगी कोटि। क्या है कोटि? 2 into 2। बिल्कुल सही। तो 2 into 2 वाली जो नया अवयव बनाया है उसकी पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या हो जाएगा दिशा? 0.6। ठीक है, चलिए दूसरा बताएं, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव बताएं। 0.9। 0.9 ये कब मिला आपको? जब आपने 3 में 0.3 का गुणा किया है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव होगा वो होगा 1.2, क्योंकि हमने 4 में 0.3 का गुणा किया है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का जो दूसरा अवयव है यानी कि 5 गुणा 0.3 यानी 1.55। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स अभी आई है, इस मैट्रिक्स को एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ। इस मैट्रिक्स में 2 पंक्तियाँ हैं और 2 ही स्तंभ हैं। पहली पंक्ति के जो अवयव हैं वो है 0.6, 0.9। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 1.2 और दूसरा है 1.5। क्या इस आव्यूह में 1x2 आव्यूह को जोड़ा जा सकता है? नो मैम। नहीं मैम। कमर बताएं क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि मैम दोनों की कोटि अलग हो जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि 2x2 में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं और 1x2 में आप बताएं कमर? 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ है। 1x2। 1x2 इसका मतलब पंक्तियां कितनी है? 1 और स्तंभ कितने हैं? 2 और जोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसी प्रकार अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी मैम। योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। जी मैम। और आप बता भी सकते हैं कि कैसे हम आदेश को किसी भी आव्यूह में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आदेश का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि उस आव्यूह में के हर अवयव में उस आदेश क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है जी मैम। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से? जी मैम। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर से आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो क्या आप लोगों की कुछ क्वेरी सॉल्व हो रही है इससे? अब आप अच्छे से आधार बन पा रहे हैं आपका गणित के लिए? चलिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक कोई कठिनाई हुई? नहीं मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का अंक अब गणित हुआ आसान में आव्यूह विषय पर। आशा करती हूँ आपको ये अंक पसंद आया होगा और आव्यूह के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया और फीडबैक देने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर्स हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radio@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को ऑनलाइन इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए आप लॉगिन कीजिए www.i-radiolive.com पर और इसी के साथ अपनी मेजबान दोस्त अल्पना बिश्नोई को दीजिए रुखसती की इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।